Hello everyone and welcome back. This is part 6 of chapter India's foreign policy. In this part we are going to discuss about India's and Israel relations. So let's begin. इसराइल इंडिपेंडेंट होता है 1948 में ब्रिटिश एम्पायर से और इंडिया भी इंडिपेंडेंट होता है 1947 में। लेकिन दोनों ही कंट्रीज़ के बीच बहुत अच्छे रिलेशंस नहीं रहे 1991 तक। तो दोनों देशों के बीच फॉर्मल रिलेशंस डेवलप होते हैं आफ्टर 1991 इन द पोस्ट कोल्ड वॉर पीरियड। तो देखते हैं कि इंडिया और इसराइल के बीच रिलेशंस कैसे रहे हैं। तो जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि इसराइल का क्रिएशन होता है 1948 में और इंडिया भी 1947 में इंडिपेंडेंट होता है और नए देश के रूप में सामने आता है। लेकिन करीब 45 ईयर्स तक दोनों देशों के बीच गुड रिलेशंस नहीं रहे ड्यू टू पॉलिटिकल रीजंस। इसराइल की जोग्राफिकल लोकेशन और हिस्ट्री के बारे में कि इसराइल का क्रिएशन कैसे हुआ, इसके बारे में डिटेल में मैंने समझाया हुआ है फर्स्ट बुक के चैप्टर न्यू सेंटर ऑफ पावर के पार्ट 6 में। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। इस वीडियो में आप इसराइल के बारे में डिटेल में समझ सकते हैं, लेकिन थोड़ा ब्रीफ मैं आपको यहाँ भी दे देता हूँ। तो जोग्राफिकल लोकेशन अगर हम इसराइल की देखें तो इसराइल आता है मिडिल ईस्ट में या वेस्ट एशिया भी हम इसे कहते हैं। तो जैसा कि अक्सर हम सुनते हैं मिडिल ईस्ट पॉलिटिक्स, वेस्ट एशियन पॉलिटिक्स, तो इसमें इसराइल मेजर रोल प्ले करता है। तो देखिए इसराइल क्रिएट होता है 1948 में थ्रू यूएन मैंडेट और यूएन के द्वारा इसराइल का क्रिएशन किया गया था फ़लस्तीन को डिवाइड करके। मतलब 1948 से पहले इसराइल नाम का कोई देश नहीं था। इसराइल बनता है 1948 में बाय डिवाइडिंग द फ़लस्तीन। तो इसराइल देखते हैं कि ये कहाँ पर है। दिस इज़ द मैप ऑफ मिडिल ईस्ट। यहाँ ये है ईरान, इसके वेस्ट में है इराक, फिर इधर ये सीरिया, इधर ये इजिप्ट, ये लेबनान, ये सऊदी अरब और यहाँ पर ये छोटा सा कंट्री है ये इसराइल, जिसकी लोकेशन अरब नेशंस के बीच में है। तो इन अरब कंट्रीज़ के बीच में इसराइल ऐसा अकेला देश है जो ज्यूइश का है, जो कि 1948 में क्रिएट हुआ था। और इसके पहले यहाँ था फ़लस्तीन। तो 1948 में यूएन मैंडेट से फ़लस्तीन को डिवाइड किया जाता है और ज्यूइश लोगों के लिए एक न्यू स्टेट क्रिएट किया जाता है। तो इसराइल क्रिएट किया जाता है फ़लस्तीन को डिवाइड करके। मतलब फ़लस्तीन की ज़मीन पर इसराइल बनाया जाता है। तो अब फ़लस्तीनियन भी आसानी से तो चुप बैठने वाले थे नहीं। तो उसके बाद वॉर होती है फ़लस्तीन और इसराइल के बीच। मेजरली 3 टाइम वॉर हुई थी। एक हुई थी 1948 में, दूसरी हुई थी 1967 में और तीसरी वॉर हुई थी 1973 में। तो 1948 में जो वॉर हुई थी उसमें इसराइल फ़लस्तीन के काफ़ी सारे क्षेत्र पर कब्जा कर लेता है और फ़लस्तीनियन सिमट कर रह जाते हैं यहाँ वेस्ट एशिया और गाज़ा में। उसके बाद वॉर होती है 1967 में, जिसे 6 डे वॉर भी कहा जाता है। इसमें इसराइल बहुत से एरिया पर कब्जा कर लेता है। इसके बाद 1973 में एक वॉर और होती है जिसे कहा जाता है योम किपुर वॉर। इन सभी वॉर्स के बारे में मैंने फर्स्ट बुक के में डिटेल में बताया हुआ है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप उस वीडियो में डिटेल में देख सकते हैं। तो इन तीनों वॉर्स में जो अरब कंट्रीज़ थे उन्होंने फ़लस्तीन का साथ दिया और फ़लस्तीन और इसराइल के बीच में कंटिन्यूस कॉन्फ्लिक्ट चलता रहा, जो अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है। और इसी के साथ फ़लस्तीन में बहुत से ऑर्गेनाइजेशंस बने, जिसमें प्रमुख रूप से उभर कर आता है PLO, फ़लस्तीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन। और इस ऑर्गेनाइजेशन के लीडर थे यासिर अराफात। और ये जो डार्क वाला एरिया है, ये वाला जो एरिया है, ये फ़लस्तीनियन की टेरिटरी में आता है। और ये है गाज़ा और ये वेस्ट बैंक और ये जेरूसलम।
जो कि होली प्लेस है 3 रिलीजियंस का, और एक डिस्प्यूटेबल टेरिटरी है ये जेरूसलम। और इज़राइल की जो वर्किंग कैपिटल है वो है तल अवीव। जो एम्बेसीज़ हैं वो तल अवीव में हैं इज़राइल की, लेकिन इज़राइल अपनी कैपिटल मानता है जेरूसलम को। और इसको रिकॉग्निशन भी दे दिया था यूएस ने 2017 में, डोनाल्ड ट्रंप ने के द्वारा जेरूसलम को इज़राइल की कैपिटल के रूप में रिकॉग्निशन दे दी गई थी 2017 में। तो इस तरह ये हिस्ट्री थी जो कि मैंने आपको ब्रीफ में बताने की कोशिश की है। तो आप समझ सकते हैं कि इज़राइल की दुश्मनी है अरब कंट्रीज़ से, और इंडिया ऑयल इंपोर्ट करता है इन अरब कंट्रीज़ से। मतलब हम ऑयल के लिए इन अरब कंट्रीज़ पर डिपेंड हैं। तो हम इज़राइल के लिए क्यों अरब कंट्रीज़ से रिलेशन ख़राब करेंगे? तो ये मेन रीज़न रहा जिस वजह से हमारे रिलेशन इज़राइल से बहुत अच्छे नहीं बन पाए। और दूसरी वजह ये रही कि इंडिया और रसिया अच्छे दोस्त रहे हैं, और 1991 से पहले तक हमारे अमेरिका से रिलेशन अच्छे नहीं रहे, और इज़राइल और अमेरिका अच्छे दोस्त हैं। तो इन सभी फैक्टर्स की वजह से हमारे बहुत लंबे समय तक इज़राइल से संबंध अच्छे नहीं रहे। लेकिन अब 1991 के बाद क्या होता है, 91 के बाद वर्ल्ड रियलिटी चेंज होती है, यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन होता है, वर्ल्ड यूनिपोलर में कन्वर्ट होता है, और जो इज़राइल है वो यूएस का बहुत अच्छा फ्रेंड है। तो अब इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की रियलिटी बदल जाती है, और हम रियलिस्टिक फॉरेन पॉलिसी की तरफ कन्वर्ट होते हैं। बेशक हमारे रसिया से रिलेशन बने रहे, लेकिन अमेरिका से हमारे रिलेशन आफ्टर 91 बहुत तेज़ी के साथ डेवलप हुए हैं। इसके अलावा अरब कंट्रीज़ से हमारे रिलेशन अच्छे रहे हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं कि सऊदी अरब से कितने अच्छे से हमारे रिलेशन डेवलप हो रहे हैं। ईरान के साथ हमारे गुड रिलेशन रहे हैं, जबकि अमेरिका और इज़राइल ईरान के बिग एनिमी रहे हैं। लेकिन साथ ही हम इज़राइल के साथ भी अच्छे अपने जो है रिलेशन डेवलप कर रहे हैं। तो इस तरह से बड़े चेंज, डायनेमिक चेंज इंडियन फॉरेन पॉलिसी में आ रहे हैं। Through historical and cultural ties between both countries, Israel have gone back from times immemorial. Diplomatic relations formally developed after the opening of Israeli embassy in India in 1992. तो इंडिया एंड इज़राइल की रिलेशनशिप की शुरुआत होती है 1992 में। 92 में इज़राइल एम्बेसी इस्टेब्लिश होती है इंडिया में फर्स्ट टाइम, और इज़राइल से संबंधों की तरफ ध्यान दिया जाता है। जो मेजर चेंज आता है वो आता है बीजेपी लीडिंग एनडीए गवर्नमेंट के टाइम में 1996 से एंड 1998 में। और इसके बाद रिलेशंस में बहुत ज़्यादा सुधार आता है, और दोनों कंट्रीज़ के हेड एक दूसरी कंट्री में विजिट करते हैं, और डिप्लोमेटिक लेवल पर रिलेशंस डेवलप होते हैं। 1997 में जो इज़राइल के प्रेसिडेंट थे, जिनका नाम था एचर वेजमैन, इनकी विजिट होती है इंडिया में, और बहुत से डील इंडिया एंड इज़राइल के बीच साइन होती हैं। इसमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट डील थी जो 1997 में हुई थी, वो थी बराक फर्स्ट मिसाइल की। ये बहुत इंपॉर्टेंट डील थी। इसके बाद 2000 में जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, तब एल के अडवाणी इज़राइल गए। उस टाइम पर भी बहुत सारे एग्रीमेंट साइन हुए। इसके बाद 2003 में फर्स्ट टाइम इज़राइल के पीएम भारत आए, जिनका नाम था एरियल शेरोन। ये 2003 में इंडिया आते हैं। इसके बाद जो सबसे हिस्टोरिकल विजिट हुई वो हुई 2017 में। हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने इज़राइल विजिट किया, जो कि भारत के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे जिन्होंने इज़राइल विजिट किया। देश की आज़ादी के बाद भारत से कोई पीएम जो इज़राइल गए तो वो थे श्री नरेंद्र मोदी जी, जिनका बहुत भव्य स्वागत हुआ। इज़राइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने उनका भव्य स्वागत किया। इसके बाद इज़राइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू 2018 में इंडिया विजिट करते हैं फॉर 6 डेज़। तो इस तरह आप समझ सकते हैं कि इंडिया एंड इज़राइल रिलेशनशिप किस तरह पॉजिटिव वे में टर्न कर रही है एट प्रेजेंट। तो अब देखते हैं कि कॉपरेशंस किस किस फील्ड में रहे हैं बिटवीन बोथ द कंट्री। तो कल्चरल एक्सचेंजेस बहुत ज़्यादा हुए हैं। सिक्योरिटी एंड डिफेंस में बहुत ज़्यादा कॉपरेशन है दोनों देशों के बीच।
दोनों देशों की जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं वो साथ मिलकर काम कर रही हैं। इंडिया की दो इंटेलिजेंस एजेंसी हैं, एक तो रॉ द रिसर्च एंड एनालिसिस विंग जो बना था 1968 में, और दूसरी है आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो। और इजराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी है वो है मुसाद। तो भारत की इंटेलिजेंस एजेंसी एंड इजराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी मुसाद ये एक दूसरे को कोऑपरेट करते हैं, साथ मिलकर काम करते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कोऑपरेशन किस लेवल तक है, कि दोनों देशों की इंटेलिजेंस एजेंसीज साथ मिलकर मिलकर काम कर रही हैं, एक दूसरे को कोऑपरेट कर रही हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल 2015 में मोदी जी जब टर्की गए थे G20 की मीटिंग अटेंड करने, तो वहाँ पर उनकी सिक्योरिटी को थ्रेट था, तो उनकी सिक्योरिटी के लिए मुसाद ने भी अरेंजमेंट किए थे फॉर एक्स्ट्रा सिक्योरिटी। तो इस लेवल का कोऑपरेशन दोनों कंट्रीज़ के बीच में है। डिफेंस में बहुत ज़्यादा कोऑपरेशन है दोनों कंट्रीज़ के बीच, बहुत सी डिफेंस डील हुई हैं। और इंटरेस्टिंग ये है कि इजराइल सिर्फ दो ही कंट्रीज़ को वेपन सेल करता है, एक तो यूएस को और दूसरा इंडिया के लिए। तो इस तरह पास्ट के कंपैरिजन में प्रेजेंट में बहुत ज़्यादा कोऑपरेशन बढ़ा है। देन काउंटर टेररिज्म, दोनों ही कंट्रीज़ लंबे समय से विक्टिम रही हैं टेररिज्म से, और एक जैसा टेररिज्म फेस किया है दोनों कंट्रीज़ ने, इस्लामिक टेररिज्म। इजराइल अपने शुरुआत से ही टेररिज्म का शिकार रहा है, क्योंकि फ़लस्तीन और इजराइल के बीच जितनी भी वॉर हुई हैं उसमें फ़लस्तीन बुरी तरीके से हारा है। तो फ़लस्तीन ने रास्ता अपनाया है गुरिल्ला वार का, और जो फ़लस्तीन है में सबसे प्रभावशाली ऑर्गेनाइजेशन उभरा है वो है PLO। तो PLO के द्वारा इजराइल में घुसपैठिए टेररिस्ट भेजना, सीमा पर बड़ी बड़ी सुरंगें बनाकर PLO टेररिस्ट भेजता है इजराइल में। तो जो इजराइल में घुसकर बसों में और पब्लिक प्लेसेस में बम ब्लास्ट करते हैं। तो इस तरह इजराइल कई दशकों से इन हमलों को फेस कर रहा है, जिस वजह से हम कह सकते हैं कि इजराइल और अधिक मजबूत बनकर उभरा है। इजराइल इंटेलिजेंस में इतना आगे निकल चुका है कि वो बॉर्डर पर सैनिकों की जगह रोबोट्स का हाई टेक्नोलॉजी वाले कैमरों का इस्तेमाल करता है। ठीक इसी तरह जैसे कि आप जानते हैं भारत भी टेररिज्म का शिकार रहा है। भारत की पार्लियामेंट पर हमला, मुंबई हमला, कश्मीर में आतंकवाद बहुत ज़्यादा झेला है इंडिया ने भी। और दोनों ही कंट्रीज़ ने एक जैसा टेररिज्म, जो इस्लामिक टेररिज्म, दोनों ही ने ही एक तरीके का फेस किया है। तो दोनों के बीच कोऑपरेशन की पॉसिबिलिटी भी ज़्यादा है। तो इस तरह एंटी टेररिज्म को लेकर भी दोनों देशों के बीच कोऑपरेशन बहुत ज़्यादा है। स्पेस रिसर्च में भी दोनों कंट्रीज़ के द्वारा म्यूचुअली एफर्ट्स किए जा रहे हैं। इसके अलावा वाटर मैनेजमेंट के क्षेत्र में भी इजराइल ने बहुत ज़्यादा काम किया है। किस तरह कम से कम पानी यूज करके पैदावार ज़्यादा से ज़्यादा की जा सकती है, इसमें इजराइल ने के जो साइंटिस्ट हैं वो इंडिया विजिट करते हैं, और वो इसके लिए न्यू टेक्नोलॉजी भारत को देते हैं। एग्रीकल्चर में इंडो इजराइल कोऑपरेशन बहुत ज़्यादा बढ़ा है। इजराइल मेडिटेरियन रीजन में आता है, और मेडिटेरियन रीजन में क्रॉप्स कैसे उगाई जाती हैं, ये टेक्नोलॉजी भी इजराइल हमें दे रहा है। हाइड्रो फार्मिंग, जिसमें मिट्टी की जगह सिर्फ पानी में ही खेती की जाती है, उस तरीके की टेक्नोलॉजी भी हमें इजराइल दे रहा है। इजराइल के लिए इन सभी टेक्नोलॉजी को डेवलप करना उसकी मजबूरी भी है, क्योंकि इजराइल एक छोटा सा देश है, ज़मीन उसके पास बहुत कम है। तो अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए इजराइल नई नई टेक्नोलॉजी को डेवलप कर रहा है। तो इस तरह इन सभी सेक्टर्स में दोनों देशों के बीच कोऑपरेशन बहुत ज़्यादा बढ़ा है। तो दोनों देश अपनी जो आपसी रिलेशंस हैं उसमें कोऑपरेशन के द्वारा डेवलपमेंट की नई संभावनाओं को देखते हैं, और फ्यूचर में भी ये कोऑपरेशन लंबे समय चलेगा, ऐसी संभावनाएं देखी जा रही हैं। तो इतना कंटेंट आपके अपडेटेड सिलेबस के हिसाब से सफिशिएंट है। ज़्यादा से ज़्यादा अपडेट रखने की कोशिश की है।
इस वीडियो में। बाकी आप भी न्यूज़ देखते रहिए, क्या क्या न्यू चेंजेस आ रहे हैं रिलेशनशिप में, इससे आप अपने आप को अपडेट रखिए। तो इस वीडियो में इतना ही। आपके रिवाइज सिलेबस के अकॉर्डिंग चारों कंट्रीज़ जो चाइना, यूएस, रसिया एंड इज़राइल के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं, और नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे न्यूक्लियर प्रोग्राम ऑफ इंडिया के बारे में। तो एंड गिव मी योर फीडबैक एंड सजेशन इन कमेंट सेक्शन। तो पढ़ाई अपनी जारी रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।